रात के बीच में आप जाग जाते हैं फिर से। आपकी ब्लैडर में वह परिचित दबाव आपको गहरी नींद से बाहर खींच रहा है। आप बाथरूम तक लड़खड़ाते हुए जाते हैं, मुश्किल से जागे हुए, और वहां खड़े होकर सोचते हैं कि यह क्यों बार बार हो रहा है। और अब यह सिर्फ रात में नहीं है ना? आप अपना दिन इस आधार पर प्लान कर रहे हैं कि बाथरूम कहाँ है। आप गिन रहे हैं कि कितनी बार जाते हैं। आपकी पत्नी इसे नोटिस करने लगी है। आपके दोस्त मजाक उड़ाते हैं, और गहराई से आप चिंतित हैं, वास्तव में चिंतित, क्योंकि हर कोई आपको एक ही बात बता रहा है, आपकी प्रोस्टेट बड़ी हो रही है। ये सिर्फ पुरुषों के बूढ़े होने पर होता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि बार बार पेशाब आने के बारे में जो कुछ भी आपको बताया गया है वह लगभग सब गलत है। मेरे साथ रहिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं वह पूरी तरह से बदल देगा कि आप अपने शरीर में क्या हो रहा है, इसे कैसे समझते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण, यह आपको वास्तविक समाधान देगा जो वास्तव में काम करते हैं। तो यहाँ ज्यादातर पुरुषों को क्या बताया जाता है? आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। आप उल्लेख करते हैं कि आप रात में 3, 4, शायद 5 बार पेशाब करने के लिए उठते हैं। आप उन्हें बताते हैं कि आपको लगता है कि आपको हमेशा जाना पड़ता है, यहाँ तक कि अभी अभी जाने के बाद भी। और बिना ठीक से जांचे वे सिर हिलाते हैं और वे 2 शब्द कहते हैं जो लाखों पुरुष हर साल सुनते हैं: बढ़ी हुई प्रोस्टेट। अगर वे मेडिकल साउंड करना चाहें तो इसे बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया कहते हैं, BPH शॉर्ट के लिए। और फिर आता है प्रिस्क्रिप्शन पैड। यहाँ एक दवा है, इसे हर दिन लें, ये मदद कर सकती है। और आप उस ऑफिस से सोचते हुए निकलते हैं, ठीक है, मैं मानता हूं कि अब यही मेरी जिंदगी है, यही बूढ़ा होना मतलब है। लेकिन यहाँ वह है जो वे आपको नहीं बताते। यहाँ वह है जो ज्यादातर डॉक्टर या तो नहीं जानते या समझाने का समय नहीं लेते। आपकी प्रोस्टेट की साइज का आपके लक्षणों से लगभग कोई लेना देना नहीं है। मुझे इसे फिर से कहने दीजिए, क्योंकि यह इतना महत्वपूर्ण है। आपकी प्रोस्टेट की साइज आपके बार बार पेशाब आने का कारण नहीं है। अध्ययनों ने इसे बार बार दिखाया है। आप एक ऐसे आदमी को ले सकते हैं जिसकी प्रोस्टेट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, लेकिन उसके कोई यूरिनरी लक्षण नहीं है, 0। वह रात भर बच्चे की तरह सोता है, अपनी ब्लैडर के बारे में 2 बार नहीं सोचता। और फिर आपके पास एक और आदमी है जिसकी प्रोस्टेट मुश्किल से बढ़ी हुई है, और वह हर घंटे बाथरूम की ओर दौड़ रहा है, अपनी ब्लैडर को खाली करने में संघर्ष कर रहा है, दुखी महसूस कर रहा है। तो अगर यह साइज नहीं है तो क्या है? यहीं पर यह वास्तव में रोचक हो जाता है। और ये वह है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। असली समस्या यह नहीं है कि आपकी प्रोस्टेट कितनी बड़ी है, यह आपकी ब्लैडर के बारे में है। अधिक विशेष रूप से यह आपकी ब्लैडर मसल और आपकी ब्लैडर नर्व्स में क्या हो रहा है। मुझे इसे ऐसे तरीके से समझाने दीजिए जो समझ में आए। आपकी ब्लैडर मूल रूप से एक मसल है, एक बहुत परिष्कृत मसल। इसे स्ट्रेच होना चाहिए और यूरिन को आराम से होल्ड करना चाहिए, और फिर जब जाने का समय हो तो यह सुचारू रूप से सिकुड़ती है और पूरी तरह से खाली हो जाती है। ये इसे कुशलतापूर्वक करने के लिए डिज़ाइन की गई है, बिना आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत के। लेकिन समय के साथ, खासकर जैसे जैसे हम उम्र बढ़ाते हैं, इस मसल में कई चीज़ें होने लगती हैं जो उसके व्यवहार को पूरी तरह से बदल देती हैं। और ये समझने की कुंजी है कि आपके ये लक्षण क्यों हैं। क्यों? पहला, ब्लैडर मसल खुद ओवर एक्टिव हो सकती है। इसे ऐसे सोचिए जैसे एक स्मोक अलार्म जो बहुत संवेदनशील हो गया है। एक सामान्य स्मोक अलार्म केवल तब बजता है जब वास्तविक स्मोक या आग हो, लेकिन एक ओवर सेंसिटिव स्मोक अलार्म ये तब बजता है जब आप सिर्फ डिनर पका रहे हों, जब कोई गर्म शावर लेता है, जब लगभग कोई वजह नहीं होती। आपकी ब्लैडर वैसी ही हो जाती है। यह आपके ब्रेन को अर्जेंट सिग्नल भेजने लगती है कि तुम्हें जाना है, तुम्हें अभी जाना है। यहाँ तक कि जब उसमें मुश्किल से कोई यूरिन हो, कभी कभी सिर्फ कुछ चम्मच। इसे ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं, और यह उम्र बढ़ने वाले पुरुषों में अविश्वसनीय रूप से सामान्य है। लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करता। हर कोई सिर्फ प्रोस्टेट को दोष देता है। दूसरा,
और यह महत्वपूर्ण है। आपकी ब्लैडर और आपके ब्रेन के बीच कम्युनिकेशन टूटने लगता है। आपकी ब्लैडर और आपका ब्रेन नर्व्स के माध्यम से लगातार बात करते हैं। आपकी ब्लैडर कहती है, हे, मैं भर रही हूँ। आपका ब्रेन कहता है, ओके, नोटेड, हम जल्द ही बाथरूम ढूंढेंगे। आपकी ब्लैडर कहती है, और भर रही हूँ। आपका ब्रेन कहता है, समझ गया, पहले यह मीटिंग खत्म कर लें। ये एक शांत तर्क संगत बातचीत होनी चाहिए, लेकिन जब वे नर्व सिग्नल बाधित हो जाते हैं तो यह दो लोगों की तरह है जो खराब फोन कनेक्शन पर बात करने की कोशिश कर रहे हों। मैसेज गड़बड़ हो जाते हैं। आपकी ब्लैडर तब चिल्लाने लगती है जब उसे फुसफुसाना चाहिए। आपका ब्रेन कंफ्यूज्ड सिग्नल पाता है और ब्लैडर मसल को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता, और अचानक आप फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी और उस भयानक फीलिंग से डील कर रहे होते हैं कि आप समय पर बाथरूम नहीं पहुंच पाएंगे। अब यहाँ प्रोस्टेट एक भूमिका निभाती है, लेकिन वैसी नहीं जैसी आप सोचते हैं। जब आप वर्षों से पेशाब करने के लिए धक्का दे रहे होते हैं और स्ट्रेन कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से या यहाँ तक कि युवावस्था में विकसित आदतों से, आपकी ब्लैडर मसल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। कल्पना कीजिए कि हर बार जब आप अपने गार्डन को पानी देना चाहें, कोई हौज में किंक डाल दे। आपको कुछ निकालने के लिए पानी का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, है ना? आपकी ब्लैडर वही करती है। यह एक्स्ट्रा मसल बनाना शुरू कर देती है ताकि किसी भी अवरोध से यूरिन को पास करने के लिए ज़्यादा ज़ोर से धक्का दे सके। लेकिन समस्या यह है, वह एक्स्ट्रा मसल आपकी ब्लैडर को मजबूत नहीं बनाती। ये उसे गुस्सैल बनाती है, ये उसे इरिटेबल बनाती है, ये उसे ओवर एक्टिव बनाती है। वे मसल फाइबर्स मोटे और खड़े हो जाते हैं। ब्लैडर वॉल अपनी इलास्टिसिटी खो देती है, और अब आराम से यूरिन की मात्रा होल्ड करने और सुचारू रूप से रिलीज करने के बजाय आपकी ब्लैडर ये नर्वस ओवर सेंसिटिव ऑर्गन बन जाती है जो सबसे छोटी उकसावे पर घबरा जाती है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़्यादातर दवाएं जो डॉक्टर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, वे प्रोस्टेट को सिकोड़ने या प्रोस्टेट टिश्यू को रिलैक्स करने पर फोकस करती हैं। और हाँ, कभी-कभी यह फ्लो में मदद कर सकती है, लेकिन अगर आपकी मुख्य समस्या ओवर एक्टिव, सेंसिटाइज्ड ब्लैडर है जिसमें बाधित नर्व सिग्नल हैं, तो वे दवाएं असली समस्या को एड्रेस नहीं कर रही हैं। ये वाईफाई को फिक्स करने के लिए नया कंप्यूटर खरीदने जैसा है। आप गलत चीज़ का इलाज कर रहे हैं। मुझे एक असली उदाहरण दें। मेरे पास एक पेशेंट था, उसे रॉबर्ट कहते हैं। रॉबर्ट 68 साल के थे और वह हर रात 6 बार उठते थे। 6 बार। वह सो नहीं पाते थे। उनकी पत्नी सो नहीं पाती थी। वह काम पर थक जाते थे। उनका ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस और नींद की कमी से बढ़ रहा था। वह अपने डॉक्टर के पास गए। एनलार्ज्ड प्रोस्टेट का डायग्नोसिस मिला। दवा शुरू की। 3 महीने बाद मुश्किल से कोई सुधार। वह मेरे पास आए निराश, हताश, सोचते हुए कि शायद सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। हमने ठीक से इवैल्यूएशन किया। हाँ, उनकी प्रोस्टेट बढ़ी हुई है, लेकिन जब हम वास्तव में उनके लक्षणों को मापते हैं और उनकी ब्लैडर फंक्शन को टेस्ट करते हैं, तो पता चलता है कि उनकी ब्लैडर सिर्फ 4 ऑन्स होल्ड कर रही है, इससे पहले कि वह उन्हें जाने के लिए चिल्लाए। एक सामान्य ब्लैडर को आराम से 12 से 16 ऑन्स होल्ड करना चाहिए। उनकी ब्लैडर इतनी ओवरएक्टिव, इतनी सेंसिटाइज्ड हो गई थी कि वह असली समस्या थी। तो हमने क्या किया? हमने उनकी प्रोस्टेट साइज पर ऑब्सेस करने के बजाय उनकी ब्लैडर का इलाज शुरू किया, और 6 हफ्तों में वह रात में 1 बार उठने लगे, शायद 2 बार। 3 महीनों में कुछ रातें वह सीधे सोते रहते। उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई, नहीं क्योंकि हमने उनकी प्रोस्टेट को सिकोड़ा, बल्कि क्योंकि हमने वह इलाज किया जो वास्तव में उनके लक्षणों का कारण था। अब मैं किसी और चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ जो बिल्कुल क्रिटिकल है, और ज़्यादातर पुरुषों को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। आपका डाइट और आपकी डेली हैबिट्स ब्लैडर फंक्शन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं, बहुत बड़ा। लेकिन फिर से कोई आपको यह नहीं बताता। वे सिर्फ आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं और घर भेज देते हैं। मुझे इसे ब्रेक डाउन करने दीजिए,
क्योंकि यहीं से आप कुछ दिनों में सुधार देखना शुरू कर सकते हैं। कैफीन, वाजिदाओ। वुजिदाओ, आप अपना कॉफ़ी प्यार करते हैं, लेकिन कैफीन दुनिया के सबसे पावरफुल ब्लैडर इरिटेंट्स में से एक है। ये सिर्फ ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस नहीं करता, ये सीधे ब्लैडर लाइनिंग को इरिटेट करता है और उस ओवरएक्टिव ब्लैडर को और ज़्यादा ओवरएक्टिव बनाता है। वह मॉर्निंग कॉफ़ी, वह आफ्टरनून सोडा, वह एनर्जी ड्रिंक जो आप एक और नींद रहित रात के बाद दिन गुजारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वे सब आपकी समस्या को बदतर बना रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि आपको पूरी तरह छोड़ना है, लेकिन अगर आप दिन में 3, 4, 5 कप कॉफ़ी पी रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्यों आप लगातार बाथरूम जा रहे हैं, तो हमें कारण और प्रभाव के बारे में बात करनी होगी। अल्कोहल भी वैसी ही कहानी है। ये एक डायूरेटिक है, जिसका मतलब है कि यह आपके किडनी को ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए मजबूर करता है, लेकिन यह आपकी ब्लैडर को इरिटेट भी करता है और उन नर्व सिग्नल्स को डिसरप्ट करता है जिनके बारे में मैंने पहले बात की थी। क्या आपने कभी नोटिस किया कि ड्रिंकिंग करते समय आपको ज़्यादा बार जाना पड़ता है? वह सिर्फ लिक्विड के वॉल्यूम की वजह से नहीं है। अल्कोहल खुद ब्लैडर डिसफंक्शन का कारण बनता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, खासकर एस्पार्टम और सैक्रीन, ये कुछ लोगों के लिए एब्सोल्यूट ब्लैडर पॉइजन है। वह डाइट सोडा जो आप शुगर से बचने के लिए पी रहे हैं, वह आपकी ब्लैडर फंक्शन को नष्ट कर सकता है। वे छोटे ब्लू या पिंक पैकेट्स जो आप अपनी कॉफ़ी में डालते हैं, वही मैंने पुरुषों को देखा है जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स छोड़ देते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी एक हफ्ते में 30-40% कम हो जाती है। एक हफ्ते में कोई दवा नहीं, कोई सर्जरी नहीं, सिर्फ एक सब्सटेंस को हटाकर जो सीधे उनकी ब्लैडर को इरिटेट कर रहा था। स्पाइसी फूड्स एक और ट्रिगर हो सकते हैं। एसिडिक फूड्स और ड्रिंक्स जैसे सिट्रस फ्रूट्स, टोमेटो सॉस, ये सब एक सेंसिटिव ब्लैडर को इरिटेट कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरी तरह ब्लैंड डाइट अपनानी है, लेकिन अगर आप सीरियस यूरिनरी लक्षणों से डील कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट करने लायक है। 2 हफ्तों के लिए प्रमुख इरिटेंट्स को कट आउट करें और देखें क्या होता है। आप हैरान हो सकते हैं। और यहाँ कुछ ऐसा है जो लगभग कोई नहीं सोचता। आप कब पीते हैं, ये लगभग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप क्या पीते हैं। अगर आप बेड से ठीक पहले पानी या कोई बेवरेज चुग रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि क्यों आप पूरी रात उठ रहे हैं, तो यह काफ़ी डायरेक्ट कनेक्शन है। आप अपने फ्लूइड इनटेक को फ्रंट लोड करना चाहते हैं। अपने ज़्यादातर फ्लूइड्स सुबह और शुरुआती आफ्टरनून में पिएं। डिनर टाइम तक टेपर ऑफ शुरू करें। बेड से लगभग 2 से 3 घंटे पहले पूरी तरह पीना बंद करें। आपकी ब्लैडर को प्रोसेस और खाली होने का समय चाहिए। लेकिन रुकिए, आप शायद सोच रहे होंगे, मैंने सुना है कि मुझे दिन में 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, है ना? हर कोई कहता है हाइड्रेटेड रहो। यहाँ उस बारे में सच्चाई है। ज़्यादातर पुरुषों को इतना पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। वह 8 ग्लास रूल एक मिथ है जो बार बार डिबंक किया गया है, लेकिन वह मरता नहीं। आपको ठीक से हाइड्रेटेड रहने के लिए काफ़ी पानी पीना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपका यूरिन पेल येलो से क्लियर है और आपको प्यास नहीं लग रही, तो आप काफ़ी पी रहे हैं। अगर आप पूरे दिन पानी फोर्स कर रहे हैं क्योंकि किसी ने आपको बताया और आपके ब्लैडर लक्षण हैं, तो आप खुद को बिना वजह दुखी बना रहे हैं। अब कुछ ऐसा बात करें जो काउंटर इंट्यूटिव लगेगा। होल्ड करना बनाम नहीं होल्ड करना। आपको शायद दोनों बातें बताई गई होंगी। कुछ लोग कहते हैं कि जब ज़रूरत हो तब जाओ, मत होल्ड करो, यह आपके लिए बुरा है। अन्य लोग कहते हैं कि आपको होल्ड करके अपनी ब्लैडर को ट्रेन करना चाहिए। तो कौन सा है? यहाँ रिसर्च वास्तव में क्या दिखाती है? अगर आपके पास ओवरएक्टिव ब्लैडर है तो सबसे प्रभावी ट्रीटमेंट्स में से एक है ब्लैडर रिट्रेनिंग। इसका मतलब है बाथरूम विजिट्स के बीच का समय धीरे धीरे बढ़ाना, दर्द या एक्सीडेंट्स के पॉइंट तक नहीं, लेकिन काफ़ी ताकि अपनी ब्लैडर को सिखा सकें कि वह जितना सोचती है उससे ज़्यादा होल्ड कर सकती है। याद रखें, आपकी ब्लैडर सिर्फ कुछ ऑन्स होने पर पैनिक सिग्नल भेज सकती है।
आपको उसे शांत होना सिखाना है। ये पहचानना कि उसे इतनी जल्दी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसे करने का तरीका ग्रेजुअल और सिस्टमेटिक है। मान लीजिए आप फ़िलहाल हर घंटे जा रहे हैं। आप सिर्फ 5 या 10 एक्स्ट्रा मिनट्स इंतज़ार करके शुरू करते हैं। आप डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, कुछ भी जो आपके माइंड को अर्ज से हटा दे। क्योंकि यहाँ अर्ज के बारे में एक सीक्रेट है। ये अक्सर वेव्स में आती है। अगर आप कुछ मिनट्स के लिए वेव को राइड आउट कर सकते हैं तो ये अक्सर कम हो जाती है। फिर एक बार जब आप उन एक्स्ट्रा 5 या 10 मिनट्स के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आप इसे 15 फिर 20 तक पुश करते हैं। हफ्तों और महीनों में आप अपनी ब्लैडर को ज़्यादा होल्ड करने और ज़्यादा अप्रोप्रिएट सिग्नल भेजने के लिए रिट्रेन कर रहे होते हैं। इस टेक्निक को अध्ययनों में दिखाया गया है कि यह कई पुरुषों के लिए दवा जितनी प्रभावी, लेकिन इसमें धैर्य और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस भी हैं, और हाँ, ये पुरुषों के लिए भी हैं, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं। आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स आपकी ब्लैडर को सपोर्ट करते हैं और यूरिनेशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। लेकिन कई पुरुषों के पास कमज़ोर या डिसफंक्शनल पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता। कुछ पुरुषों के पास वास्तव में पेल्विक फ्लोर मसल्स बहुत टाइट होते हैं, लगातार टेंस, जो खुद से यूरिनरी लक्षण पैदा कर सकते हैं। प्रॉपर पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस सीखना या तो रिलैक्सेशन या स्ट्रेंथनिंग, जो आपको चाहिए उसके आधार पर ड्रामेटिक डिफरेंस बना सकता है। लेकिन आपको इसके लिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि गलत तरीके से करना चीज़ों को बदतर बना सकता है। मुझे 1 मिनट के लिए स्ट्रेस के बारे में बात करने दीजिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा है और यूरिनरी लक्षणों के संदर्भ में लगभग कभी चर्चा नहीं होती। स्ट्रेस और एंग्जाइटी सीधे ब्लैडर फंक्शन को प्रभावित करते हैं। जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं, आपका नर्वस सिस्टम फाइट ऑनर फ्लाइट मोड में होता है। वही नर्वस सिस्टम आपकी ब्लैडर को कंट्रोल करता है। स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कोर्टिसोल ब्लैडर सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। एंग्जाइटी आपको आपके बॉडी के बारे में हाइपर अवेयर बनाती है, जिसका मतलब है कि आप हर छोटी ब्लैडर सेंसेशन को नोटिस करते हैं और उसे अर्जेंट इंटरप्रेट करते हैं, और फिर यह एक विकस सर्कल बन जाता है। आप अपनी ब्लैडर लक्षणों से एंग्जाइटेड होते हैं, जो आपकी ब्लैडर लक्षणों को बदतर बनाता है, जो आपको ज़्यादा एंग्जाइटेड बनाता है। मैंने पुरुषों को देखा है जिनकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ अंडरलाइंग एंग्जाइटी को एड्रेस करके या बेहतर स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स ढूंढकर ड्रामेटिकली इम्प्रूव हो गई। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, एक्सरसाइज, थेरेपी, जो भी आपके लिए काम करे, यह स्टफ जितना आप सोचते हैं उससे ज़्यादा मायने रखता है। नींद एक और बड़ा फैक्टर है जो कोई यूरिनरी लक्षणों से कनेक्ट नहीं करता। जब आप अच्छी नींद नहीं ले रहे क्योंकि आप पेशाब करने के लिए उठ रहे हैं, आपके बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। आपके हार्मोन्स डिसरेगुलेटेड हो जाते हैं, आपका नर्वस सिस्टम ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, और वह सब आपकी ब्लैडर को ज़्यादा ओवर एक्टिव बनाता है। यह एक और विकस सर्कल है। खराब नींद बदतर ब्लैडर लक्षणों का कारण बनती है। बदतर ब्लैडर लक्षण खराब नींद का कारण बनते हैं। इस सर्कल को तोड़ना क्रिटिकल है। अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन असली मेडिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में क्या? वे दवाएं जो प्रोस्टेट के बजाय ब्लैडर को टारगेट करती हैं? हाँ, वे एक्सियस्ट हैं। एंटीकोलिनर्जिक्स नाम की दवाएं हैं और एक नई क्लास बीटा 3 एगोनिस्ट जो स्पेसिफिकली ओवर एक्टिव ब्लैडर पर काम करती हैं, उन मसल स्पैजम्स और उन ओवर एक्टिव नर्व सिग्नल्स को शांत करके। कुछ पुरुषों के लिए ये लाइफ चेंजिंग हो सकती हैं, लेकिन वे साइड इफ़ेक्ट्स के बिना नहीं हैं। एंटीकोलिनर्जिक्स ड्राई माउथ कब्ज पैदा कर सकती हैं और पुराने पुरुषों में मेमोरी और कॉग्निशन पर लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स के बारे में कुछ चिंता है। बीटा 3 एगोनिस्ट्स आमतौर पर बेहतर टॉलरेटेड होती हैं, लेकिन हर किसी के लिए काम नहीं करती। पॉइंट यह है कि प्रोस्टेट मेडिकेशंस के अलावा ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको पहले सही डायग्नोसिस चाहिए, और यही असली इश्यू है।
ज़्यादातर पुरुषों को कभी ठीक से इवैल्यूएट नहीं किया जाता कि उनके लक्षणों का असली कारण क्या है। उन्हें एक डिजिटल रेक्टल एग्ज़ाम मिलता है, शायद एक PSA ब्लड टेस्ट और एनालार्ज्ड प्रोस्टेट का डायग्नोसिस, और बस। लेकिन एक कंप्लीट इवैल्यूएशन में आपके ठीक लक्षणों के बारे में सवाल शामिल होने चाहिए। क्या यह फ्रीक्वेंसी है, अर्जेंसी, वीक स्ट्रीम, इनकम्प्लीट एम्प्टीइंग, रात में उठना? उनमें से हर लक्षण अलग अलग अंडरलाइंग कारणों की ओर इशारा कर सकता है। आपको एक ब्लैडर डायरी रखनी चाहिए जहां आप रिकॉर्ड करें कि आप कितना पी रहे हैं, कब बाथरूम जा रहे हैं, कितना यूरिनेट कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है, इसके बारे में ऑब्जेक्टिव डेटा देता है। कभी कभी एक सिंपल अल्ट्रासाउंड जो चेक करता है कि जाने के बाद आपकी ब्लैडर में कितना यूरिन छूट रहा है, हमें बता सकता है कि अवरोध वास्तव में इश्यू है या मुख्य रूप से ब्लैडर डिस्फंक्शन। कभी कभी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेस्ट्स जैसे यूरोडायनामिक्स, जो वास्तव में रियल टाइम में ब्लैडर प्रेशर्स और फंक्शन को मापते हैं, ज़रूरी होते हैं। ट्रेजेडी यह है कि लाखों पुरुष बेवजह पीड़ित हैं क्योंकि वे गलत चीज़ का इलाज करा रहे हैं। उन्हें बताया जाता है कि उनकी प्रोस्टेट साइज समस्या है, जब असली इश्यू ब्लैडर ओवर एक्टिविटी, नर्व डिसफंक्शन, डाइटरी इरिटेंट्स, पुअर फ्लूइड मैनेजमेंट, पेल्विक फ्लोर इश्यूज या इन सब का कॉम्बिनेशन है। और क्योंकि उन्हें सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, वे पीड़ित रहते हैं। उनकी लाइफ क्वालिटी डिटीरियरेट होती है। वे एक्टिविटीज़ छोड़ देते हैं जो वे प्यार करते हैं। वे एंग्जाइटेड और डिप्रेस्ड हो जाते हैं। कुछ तो फ्लूइड्स इतना लिमिट कर देते हैं कि डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं और अन्य हेल्थ प्रॉब्लम्स डेवलप कर लेते हैं। सब एक मिसडायग्नोसिस और क्या वास्तव में हो रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो अगर आप बार बार पेशाब से डील कर रहे हैं तो क्या करें? पहले, यह मानना बंद करें कि यह सिर्फ आपकी प्रोस्टेट है और उम्र बढ़ने का अनिवार्य हिस्सा है जिसे आपको स्वीकार करना है। दूसरा, कम से कम 3 दिनों के लिए डिटेल्ड ब्लैडर डायरी रखें। हर बार जब आप यूरिनेट करें, लिखें, अमाउंट एस्टिमेट करें, कोई अर्जेंसी या लीकेज नोट करें। सब कुछ जो आप पीते हैं टाइम्स और अमाउंट्स के साथ रिकॉर्ड करें। यह इन्फॉर्मेशन क्या वास्तव में हो रहा है समझने के लिए गोल्ड है। तीसरा, अपना डाइट और लाइफस्टाइल देखें। कैफीन, अल्कोहल और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को 2 हफ्तों के लिए कट आउट या ड्रामेटिकली रिड्यूस करें और देखें क्या होता है। अपने फ्लूइड टाइमिंग को एडजस्ट करें। बेड से कुछ घंटे पहले पीना बंद करें। चौथा, जेंटल ब्लैडर रिट्रेनिंग शुरू करें। जब आपको अर्ज फील हो, सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा मिनट्स इंतज़ार करने की कोशिश करें। डिस्ट्रैक्शन यूज़ करें। डीप ब्रीथ लें। देखें अगर अर्ज पास हो जाती है। 5वां, एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर ढूंढें जो वास्तव में आपको सुने और कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करे। सिर्फ क्विक एग्जाम और प्रिस्क्रिप्शन नहीं, बल्कि कोई जो आपके स्पेसिफिक लक्षणों को समझने का समय ले और असली अंडरलाइंग कारणों को एड्रेस करे। यह फंक्शनल यूरोलॉजी या ब्लैडर प्रॉब्लम्स में स्पेशलाइज्ड यूरोलॉजिस्ट देखने का मतलब हो सकता है। यह पेल्विक फ्लोर फिजिकल थेरेपिस्ट के साथ काम करने का मतलब हो सकता है। यह थेरेपिस्ट या काउंसलर के साथ स्ट्रेस और एंग्जाइटी को एड्रेस करने का मतलब हो सकता है। पॉइंट यह है कि वहाँ असली सॉल्यूशंस हैं। आपको इसे अपनी नई नॉर्मल के रूप में स्वीकार नहीं करना है। मैं इसे खत्म करना चाहता हूँ। आपका बॉडी आपको सिग्नल्स दे रहा है। बार बार पेशाब सिर्फ एक अनॉयंस नहीं है, ये आपका बॉडी आपको बता रहा है कि कुछ बैलेंस से बाहर है। शायद ये आपकी ब्लैडर फंक्शन है, शायद ये आपका नर्वस सिस्टम है, शायद ये आपका लाइफस्टाइल और हैबिट्स हैं, शायद ये स्ट्रेस है, शायद ये सब है। लेकिन कुंजी उन सिग्नल्स को सुनना और रूट कारणों को एड्रेस करना है, न कि सिर्फ एक पिल लेकर लक्षणों को मास्क करना जबकि असली समस्या जारी रहती है। आप रात भर सोने के लायक हैं, आप रोड ट्रिप पर जाने के लायक हैं, बिना हर रेस्ट स्टॉप को मैप किए। आप एक मूवी या मीटिंग में बैठने के लायक हैं, बिना उस एंग्जियस फीलिंग के कि बाथरूम ढूंढना है। आप फिर से नॉर्मल फील करने के लायक हैं
और सच्चाई ये है कि ज़्यादातर पुरुषों के लिए ये पूरी तरह अचीवेबल है। प्रोस्टेट साइज पर फोकस करके नहीं, बल्कि समझकर और इलाज करके जो वास्तव में समस्या का कारण है। तो आज शुरू करें, एक छोटा बदलाव करें। उस आफ्टरनून कॉफ़ी को कट करें, 7 बजे के बाद पीना बंद करें। बाथरूम की ओर दौड़ने से पहले एक्स्ट्रा 5 मिनट इंतज़ार करें। ब्लैडर डायरी शुरू करें। एक नॉलेजेबल प्रोवाइडर ढूंढें। इसे एक्सेप्ट करने के बजाय इसका कंट्रोल लें, क्योंकि आपके बार बार पेशाब की असली वजह शायद वह नहीं है जो आपको बताया गया है। और एक बार जब आप समझ जाते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है, तो आप आखिरकार इसे फिक्स करना शुरू कर सकते हैं। आपका फ्यूचर सेल्फ रात भर शांतिपूर्वक सोते हुए आपको थैंक करेगा।